आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारी उस श्रृंखला को जो हमने पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज़ की शुरू की थी, तो उसमें आज हमारी शुरुआत होगी एक और जीके जीएस के पेपर को एनालाइज़ करते हुए। लेकिन ये कौन-सा शिफ्ट है, कब पेपर हुआ? तो एसएससी सीजीएल द्वारा 11 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट नंबर 1 का पेपर आयोजित किया गया, उसमें क्या जीके जीएस के क्वेश्चन्स रहे और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स कितना साल पुराना पूछा, क्या लेवल ऑफ डेप्थ था, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे, ईज़ी थे। तो ये भी हम लोग अपने इस पूरे एनालिसिस के दौरान डिस्कशन करते हैं। चल बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ कथन है भाई, स्टेटमेंट्स है आपके सामने, एसोसिएटेड विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया गया था, उसके ही संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या इसको 2017 में स्थापित किया गया था? पहली ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बहुत पुराना फंड है और इसे साल 2007 में स्थापित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है उसने? अच्छा, ये दिमाग में रखें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछे। कभी-कभार बोलता है ना कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछिए। तो एक चीज़ पक्की हो गई कि भाई 1 तो आपका इनकरेक्ट है। तो जो भी हमारा सही जवाब होगा उसमें स्टेटमेंट 1 होना चाहिए। अब इसमें और इसमें ही है, यानी सही जवाब ए या बी में से कोई होगा। सी और डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंड्स फॉर आईआईपीडीएफ आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चलें, ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखो, ये एक ऐसा फंड है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत होगा। अब इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 50 करोड़ एक प्राइवेट कंपनी है वो लगाएगी, 50 करोड़ केंद्र सरकार वो लगाएगी। लेकिन अब जो भी केंद्र सरकार पैसा लगाएगी तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ऐसे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके लिए केंद्र सरकार को पैसा लगाना पड़ता होगा और हर बार पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना मुश्किल टास्क है। ऐसी स्थिति में अगर एक पहले से ही फंड क्रिएट कर दिया जाए और पार्लियामेंट से एक अप्रूवल ले लिया जाए कि भाई इतना इतना पैसा, एक बल्क अमाउंट हम लोग इस फंड में रख दे रहे हैं, जब भी केंद्र सरकार को कोई प्रोजेक्ट में निवेश करना होगा, पैसा लगाना होगा, तो पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेना है, सीधे आईआईपीडीएफ इस फंड से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर सकती है। क्योंकि आईआईपीडीएफ में जो फंड में जो पैसा डाला, वो बल्क अमाउंट का अप्रूवल आपने पहली बार में पार्लियामेंट से ले लिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 1000 करोड़ केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के बाद आईआईपीडीएफ फंड में डाल दी। अब जब भी केंद्र सरकार को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो केंद्र सरकार इसी आईआईपीडीएफ फंड से पैसा निकालेगी। कोई अभी यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। सही है, एक बार में हमने निकाल के डाल दिया। तो बस ऐसा ही एक फंड है। तो इस फंड में पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पैसा डालती है, और कौन डाल रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इस फंड को 2007 में क्रिएट किया था, तब उस समय इनिशियली 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस एक बल्क अमाउंट डाला था और फिर बाद में बीच-बीच में ये इंक्रीज करते गए अमाउंट। ये स्कीम नोटिफाई की गई है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही है जो कि इस स्कीम को पूरा ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है? उसके ही निगरानी में ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 और 3 है वो एकदम सही है, 1 गलत है, ठीक है? तो 1 इनकरेक्ट पूछ रहा है ना आपसे, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन 2 और 3 सही है, तो सिर्फ सही जवाब होगा आपका बी। क्योंकि 2 जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है जी? चल, तो ये हमको बात पता चल गई। एक चीज़ दिमाग में रखना, आईआईपीडीएफ 2007 में स्थापित हुआ था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका ये इंग्लिश वर्ज़न है, हिंदी वर्ज़न है, इंग्लिश तो मैंने दिखा दिया। इसके साथ-साथ कुछ एडिशनल डेटा है। अगर आप कुछ एडिशनल डेटा रीड करना चाहें तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, ठीक है? तो बेसिकली आईआईपीडीएफ क्यों था? क्योंकि ये क्वालिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल्दी हो पाएँ, ठीक है? ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, तो उसके लिए एक फंड क्रिएट कर दिया जो मैंने आपको बता भी दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। ये एक बात ऐड कर लेना है। बाकी जो मेन डिस्कशन था वो मैंने करवा दिया। चलिए, अगला क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोलता है कि वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई? चलिए भाई, तो जब हम लोग बात करते हैं 1945 की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल इसलिए क्योंकि इसी साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी ये साल का बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। हम करेंगे क्यों? अब हुआ क्या कि जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड छिड़ा 1939 से 45 के बीच में। अच्छा, इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लिए, उनमें से एक था ब्रिटेन,
जो कि इंडिया पर कंट्रोल भी किया हुआ है, ठीक है। इंडिया इसकी एक कॉलोनी थी, हम लोग इनके गुलाम थे, सही बात। अब ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान थे कौन? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और इनकी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। और विंस्टन चर्चिल बिल्कुल इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के पक्ष में नहीं थे। तो ये एंटी इंडियन इंडिपेंडेंस थे, मतलब इनका ऐसा कहना था कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो भी प्रपोजल्स इंडियंस को दिए गए, उन प्रपोजल्स में हम देखते हैं कि फुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं थी। जैसे उदाहरण के लिए आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं ऑगस्ट ऑफर या लिन लिथगो ऑफर, क्योंकि उस समय लिन लिथगो गवर्नर जनरल थे, उनने ये ऑफर 1940 में रखा था। इसमें भी कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर की बात नहीं थी। इसके अलावा क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल 2 साल बाद 1942, और वेवेल प्लान की बात करें 1945, तो सब में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था। ये आदमी हमको इंडिपेंडेंस देना नहीं चाहता था। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ। भले ही ब्रिटेन जीत गया, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। जीत चुका है, लेकिन वहां के सैनिक थक गए हैं ब्रिटेन के बहुत। उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बहुत सारे सैनिक मर चुके थे। तो इसलिए ब्रिटेन के खुद के लोग नाराज थे अपनी सरकार से कि भाई हमारे इतने सारे बच्चे मर गए, बहुत सारी फैमिलीज का नुकसान हुआ, इकोनॉमी बैठ गई है, जॉब्स है नहीं, इंडस्ट्रीज बैठ चुकी हैं, बिजनेसेस ठप पड़े हैं। तो इसलिए लोग बहुत गुस्सा में थे, भले ही जीत गए। तो 1945 में जब चुनाव हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, विंस्टन चर्चिल हार गए। और कौन जीता बेटा? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी। और लेबर पार्टी के जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने उनका नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो सही जवाब है 1945 में किसकी सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली। और ये अच्छी बात ये थी कि भाई ये इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के पक्ष में पहले से ही थे, जब अपोजिशन में बैठते थे। और जब ये फिर पावर में आए तो फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आया, फुल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हुई। आगे चल के इन्होंने ही लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा, और फिर माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, माउंटबेटन प्लान, जिसके अंतर्गत इंडिया का डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान क्रिएट हुए और हमको आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो ये क्लेमेंट एटली ने ही किया। ठीक है जी, तो लेबर पार्टी, क्लेमेंट एटली, दिमाग में रखेंगे। आइए, जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम की जब हम बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। कितने क्लासिकल डांस हैं? तो संगीत नाटक अकेडमी कहती है 8 क्लासिकल डांस है। संगीत नाटक अकेडमी कहती है 8 क्लासिकल डांस है। जबकि भारत का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो कहती है कि 9 क्लासिकल डांस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या कहती है? 9 क्लासिकल डांस है। क्यों भाई? एक ऐसा कौन सा डांस है जो ये क्लासिकल नहीं मान रहे और ये मान रहे हैं? उस डांस का नाम है छऊ। तो जो छऊ नृत्य है, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड इस क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो क्लासिकल मान रही है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी इसको सेमी क्लासिकल मानती है, अर्धशास्त्रीय मानती है। अच्छा, अब ये भी एक बात हो गई। अब भले 8 हो या 9 हो, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। और तमिलनाडु से इसका उद्गम हुआ, ओरिजिन हुआ। आज हम देखते हैं कि भरतनाट्यम कई सारे क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन ओरिजिनली तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासी तो पहले एक ट्रेडिशन था, आज भी चोरी छुपे कहीं-कहीं हमको देखने को मिलता है। देवदासी ट्रेडिशन क्या था कि यहाँ पे कुछ जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनके माता-पिता उन बच्चियों को मंदिरों को समर्पित कर देते थे, और मंदिरों को यानी देवों को समर्पित कर दिया। तो पूरा जीवन भर फिर ये जो बच्चियां हैं बड़ी भी हो रही हैं, तो पूरे जीवन भर ये उसी मंदिर में रहती थी, और वहीं पर भी जब कोई अच्छा ओकेजन होता था, ठीक है, तो वहां पे नृत्य भी करती थी। इनको ही कहा गया देवदासी। पूरे जीवन भर ये शादी नहीं करती थी क्योंकि ये देवों को मंदिरों को समर्पित हो गई। ठीक है, और यही नृत्य किया करती थी क्या? भरतनाट्यम। धीरे-धीरे चल के फिर मंदिरों से नृत्य बाहर निकलते हुए तमिलनाडु में अन्य क्षेत्रों में किया गया। उसके बाद फिर तमिलनाडु से बाहर निकलते हुए भारत के अन्य राज्यों में किया गया। तो आज तो बड़े स्तर पर आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको आस-पास कई बार दिख सकता है कि भाई कोई भरतनाट्यम डांस कर रहा है। ठीक है? चलें। अच्छा, भरतनाट्यम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग। उसका एक नाम है सादिर अट्टम। क्या बोलते हैं? सादिर अट्टम। इसे दासी अट्टम भी कहते हैं। तो सादिर अट्टम या दासी अट्टम, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दासी, देवदासी किया करती थी ना बेटा इसे, तो दासी अट्टम, और दासी को ही सादिर बोलते हैं, इसलिए सादिर अट्टम भी इसका एक नाम है। ठीक है।
और इसको करने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग क्लास में भी देखते हैं। अब 2024 में पद्म सुब्रमण्यम, तो एक भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, इनको क्या मिल गया बच्चे? इनको एक अवार्ड भी मिला। तो यहां पर हम पहले लिख देते हैं। तो 2024 में पद्म सुब्रमण्यम जी जो भरतनाट्यम नृत्य करती हैं, इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला। अब देखो याद रखना कितना आसान है, क्या कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पद्म आ रहा है, और नाम, भाई नाम भी उनका पद्म है और सम्मान भी मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप जानते हैं भारत रत्न है, जो दूसरा सर्वोच्च है वो क्या है, पद्म विभूषण। और पद्म सुब्रमण्यम जी को वो 2024 में प्राप्त हुआ। ये आपका करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और स्टैटिक जीके के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे करते हैं और डिस्कशन और बातों को लेंगे। आइए, कौन सी भारतीय मैराथन प्रतियोगिता एशिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाती है? अब देखो, एशिया की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाती है मुंबई मैराथन, और टाटा इसको स्पॉन्सर करती है, टाटा कंपनी, इसलिए कई बार इसको टाटा मुंबई मैराथन भी कहा जाता है। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पर थाउजेंड्स में लोग इसमें भागीदारी दिखाते हैं। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है, इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे। मीनवाइल दूसरी कुछ मैराथन्स पर डिस्कशन करें जो ऑप्शंस में है। कावेरी ट्रेल मैराथन, ये बच्चे कर्नाटक राज्य में कावेरी ट्रेल मैराथन आयोजित की जाती है। दिल्ली हाफ मैराथन ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में की जाती है, लेकिन ये उतनी बड़ी नहीं है जितना मुंबई मैराथन है। पिंकथॉन, तो भाई पिंकथॉन बेसिकली ये वुमेन मैराथन होती है, महिलाओं की मैराथन होती है, और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए इसको मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और भी हेल्थ जो इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके प्रति अवेयरनेस डेवलप करने के लिए ये पिंकथॉन आयोजित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो ये महिलाओं की मैराथन है, और दूसरी बात ये हेल्थ इशू अवेयरनेस, मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, तो हेल्थ इशू अवेयरनेस के लिए। चलें, अब हम लोग वापस आते हैं कहां पर, तो मुंबई मैराथन। तो अब मैं आपके सामने एक अपडेटेड डेटा रख रहा हूं। तो अभी हाल ही में जनवरी 2025 में मुंबई मैराथन आयोजित की गई थी। तो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन जीता। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। तो कौन जीता है? तो केनिया की जॉयस चेपकेमोई, तो एक ये जीती हैं, ये महिलाओं में जीती हैं। ठीक है, तो जॉयस चेपकेमोई ये महिलाओं में जीती हैं। और पुरुषों में कौन जीते हैं? तो नाम क्या है भाई? बरहेन टेस्फे, एरिट्रिया देश के बरहेन टेस्फे। अब आप बोलेंगे सर ये तो मुंबई मैराथन है। तो मुंबई मैराथन है, लेकिन भाई कई सारे देशों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो ऐसा ही चाहते हैं कि ये ग्लोबल इवेंट बने, सिर्फ कुछ ही देश नहीं, आसपास के देश नहीं, बल्कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लें, हम तो ये चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जीत भी रहे हैं। इंडियंस जो जीत रहे हैं वो भी हैं, लेकिन वो अलग इंडियंस की लिस्ट होती है। लेकिन मुख्य रूप से हमें ये दिमाग में रखना ही है कि भाई कौन जीता है। तो पुरुषों में कौन जीता है? तो एरिट्रिया के बरहेन टेस्फे, मतलब इंडियंस की कोई अलग से रेस नहीं है, इसमें इंडियंस की भी रेस यही वाली रेस है, बस उसकी एक लिस्ट अलग कंपाइल होती है कि भाई फर्स्ट इंडियन कौन आया। तो ओवरऑल इंडियंस की रैंक थोड़ी पीछे हो गई, लेकिन इंडियंस में भी कौन सबसे पहला इंडियन था जो क्रॉस किया, वो भी एक लिस्ट है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो ये है कि बरहाने टेस्फे एरिट्रिया के पुरुषों में, और जॉयस चेपकेमोई ये केनिया की हैं और ये महिलाओं में टॉप की हैं। तो ये दो नाम दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दो शाखाओं में विभाजित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया? अगेन बहुत इजी स्तर का क्वेश्चन है। उसका कारण ये है, पिछला वाला भी इजी क्वेश्चन था, जो मुंबई मैराथन है वो करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो और उसमें ये लिखा रहता है कि भाई ये एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है। अगर आपने अच्छी जगह से सही तरीके से करंट अफेयर पढ़ा है, अच्छा डिटेल में आपने पढ़ा है, भले आपने कोई बुक से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो बेटा ये बड़ी ही एक कॉमन सी बात है, बहुत सारे बच्चों को ये बात मालूम भी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इजी प्रश्न पर। अब होम रूल लीग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट था। 1916 में दो होम रूल लीग शुरू किए जाते हैं। होम रूल शब्द का मतलब होता है सेल्फ रूल, तो यानी यहाँ पे स्वराज की मांग को आगे बढ़ाने के लिए, स्वराज की मांग को, सेल्फ रूल की मांग को आगे बढ़ाने के लिए दो होम रूल लीग शुरू की गई। किस किस के द्वारा? सबसे पहले ये विचार आया था एनी बेसेंट के मन में, लेकिन शुरू की है पहले किसने? तो तिलक साहब ने पहले शुरू की और एनी बेसेंट जी ने उनके बाद शुरू की। जबकि पहले विचार किसके मन में आया? तो एनी बेसेंट के मन में। तिलक साहब ने इसे कब शुरू किया? 28 अप्रैल 1916, तो मैं फिलहाल अप्रैल 1916 लिख दे रहा हूं। और बेसेंट जी ने कब शुरू किया? 1 सितंबर 1916। ठीक है, तो यहाँ पे तिलक साहब की होम रूल लीग पहले शुरू हुई अप्रैल महीने में और बेसेंट जी की सितंबर महीने में। तिलक जी की जो होम रूल लीग थी, जो उन्होंने स्वराज मांग करने के लिए जो एक संगठन स्थापित किया, जो पूरे
जो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग-अलग रैलियां, जुलूस के माध्यम से इनने स्वराज की मांग की। तो इनकी इस होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है जोसेफ बैप्टिस्टा। क्या नाम है? जोसेफ बैप्टिस्टा एकदम सही जवाब है। तो जोसेफ बैप्टिस्टा एकदम सही जवाब है, जो अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, उसकी अध्यक्ष वे स्वयं थी। तो तिलक साहब ने कोई पद नहीं लिया अपनी होम रूल लीग में, हालांकि वो सर्वे सर्वा हैं, यानी वो सारे फैसले लेने में सक्षम हैं, लेते भी थे बीच बीच में फैसले, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया। लेकिन जो एनी बेसेंट है, उनकी होम रूल लीग की अध्यक्ष वे स्वयं थी। तो एनी बेसेंट ही खुद अध्यक्ष थी। तिलक साहब की जो होम रूल लीग है, उसका मुख्यालय, इनकी होम रूल लीग का मुख्यालय क्या था? पूना। ये थे भी महाराष्ट्र से संबंधित, है ना। और जो एनी बेसेंट है, उनकी होम रूल लीग का मुख्यालय क्या है? अद्यार। अद्यार उस समय मद्रास प्रांत में आता था, आज तमिलनाडु में। ऐसा क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक सामाजिक सुधार संगठन से भी संबंधित थी, उसकी अध्यक्ष भी बनी थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था, वो अद्यार था। तो एनी बेसेंट ने सोचा, भाई जो पहले से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, उसी को होम रूल लीग का मुख्यालय बनाती हूँ। सही भी है, पहले से ही अगर आपके पास एक नेटवर्क सेटअप है, तो आप उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे ना। तो एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग का मुख्यालय है अद्यार। ठीक है, चल, तो ये भी हमने बात कर ली। सही जवाब क्या है बच्चे? होम रूल लीग। आइए आगे बढ़ेंगे, अगली चीज पर और डिस्कशन करेंगे। आइए देखें और चीज क्या है। और चीज क्या है, तो यहाँ पे मैंने ना कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपके लिए लिखी हैं, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 28 अप्रैल 1916 जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे एनी बेसेंट की होम रूल लीग का भी एक पर्टिकुलर स्लाइड आपके लिए डाल दी है। तो इससे आपको और आसानी होगी, और कुछ अच्छे सेंस में रिटर्न में मिलता है, तो बहुत फायदा वैसे भी लगता है ना। तो आपको कुछ घर ले जाने लायक चीज मिलती है। चले भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। उड़ान योजना ने 2017 में अपने कार्यान्वयन के बाद से 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। यानी यहाँ पे बात हो रही है उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। अब इस योजना के बारे में शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। बेसिकली ये भारत सरकार एक ये योजना शुरू की थी 2017 में। इनका उद्देश्य ये था कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज, जहां पे अक्सर इतना ज्यादा एयर ट्रैफिक नहीं होता है, इसलिए कोई कंपनी यहाँ पे जाती नहीं है, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो, साथ साथ 1 घंटे की जो एयर फ्लाइट है, उसका प्राइस का मैक्सिमम जो सीलिंग है वो फिक्स कर दें। यानी कुल मिला के यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया। ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि एयर ट्रैवल अफोर्डेबल बनाए, है ना, आम व्यक्ति की पहुंच में बनाए। क्योंकि आप नाम ही देखोगे तो उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो आम नागरिक एयर ट्रैवल अफोर्ड कर पाए, तो उसके लिए उस एयर ट्रैवल का जो प्राइस है, उसको यहाँ पे केंद्र सरकार ने कंपनीज के लिए रेस्ट्रिक्ट किया कि भाई इससे ज्यादा पैसा 1 घंटे का फ्लाइट का नहीं लोगे, इससे ज्यादा पैसा आप 2 घंटे के फ्लाइट का नहीं लोगे। तो कुल मिला के एक सीलिंग तय कर दी गई। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य थे कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो, और दूसरी बात जो एयर फेयर है, जो प्राइस है, उसको फिक्स करा जाए। और फिर ये योजना 2017 में शुरू की गई। अच्छा, आप ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। 2024 का पेपर एनालाइज कर रहे हैं ना हम। अब पहली स्टेटमेंट बोलती है उड़ान स्कीम ने 5 साल कंप्लीट कर लिए 2017 से इसके इंप्लीमेंटेशन में। अब यहाँ पे एसएससी से गलती हो गई, है ना। 2017 में इसको शुरू किया, यहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 2017 से जब हम लोग 2024 की बात करते हैं, तो 3 + 4 लगभग 7 साल हो गए। लेकिन यहाँ पे इनने लिख दिया क्या गलती से कि भाई 5 साल हुए। अब ये एक इनने एरर कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2017 में तो शुरू हुई है, लेकिन ये इनने एरर कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट मोटा-मोटा फिर हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि इनने इंप्लीमेंटेशन ईयर सही लिखा है। अब इनने गलती से इनने ध्यान नहीं दिया कि वो 5 साल नहीं है, वो 2024 तक 7 साल हो गए। अच्छा, दूसरी बात, फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ये स्कीम है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना है। तो पहली वाली हम करेक्ट मानते हैं, दूसरी इनकरेक्ट। तो जिसमें भी स्टेटमेंट 2 है वो सही जवाब नहीं होगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। सही जवाब बी या डी में से कुछ होगा। ठीक है, ठीक है भाई। आओ थर्ड पढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो 3 भी सही है, तो हमारे पास 1 और 3 सही है। सही जवाब हो गया आपका बी। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट आपकी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपके लिए लिखी हैं। तो 2017 में इसको शुरू किया गया। हाँ, 2022 तक इसने 5 साल कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन 2024 में जब प्रश्न पूछा गया, तब इसने 7 साल कंप्लीट किए। तो 2017 में इंप्लीमेंट हुई, ये बात सही है।
अच्छा, एक और बात दिमाग में रखिएगा, इसको लॉन्च 2016 में किया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 2017 से उसका हुआ है, और क्वेश्चन ने इंप्लीमेंटेशन ही बोला था, तो वो तो सही है 2017। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमने कुल मिला के ये बात कर ली, है ना? अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने करंट अफेयर्स में सुनी होगी कि इसमें एक और अच्छी चीज़ हुई है कि उड़ान यात्री कैफ़े आए हैं। शायद आपने करंट अफेयर्स में सुना हो। उड़ान यात्री कैफ़े क्या है? अब क्या होता है कि एयरपोर्ट्स पर बहुत महँगे दामों पर बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। शायद आपने सुना हो 2 समोसे कुछ 150-200 रुपए के, पानी की बॉटल 100 रुपए की। तो इसलिए बेसिक चीज़ों की अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराने के लिए उड़ान यात्री कैफ़े भी आए हैं, और सबसे पहला उड़ान यात्री कैफ़े जो कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट, जिसका पुराना नाम था, अब नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, सबसे पहला उड़ान यात्री कैफे वहां पे आया था। ठीक है, जहां पे बेसिक चीजें जो है वो सस्ते दामों पे उपलब्ध करवाई जा रही है, जैसे समोसा, चाय, पानी। चलो, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? अब इंडिया ने आज तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो मेंस का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 4 बार हमने आयोजित किया है। ठीक है, कितनी बार किया है बच्चे? 4 बार। कौन-कौन से वर्ष? 1987 में, 1996 में, 2011 में जब हम जीते भी थे इस साल, और 2023 में। तो 4 बार हमने होस्ट किया है मेंस 50 ओवर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उन 4 बार में से जो हमने होस्ट किया है, 1 बार हम जीते हैं, 3 बार दूसरे देश जीते हैं। जैसे आपको याद होगा, जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया में ही आयोजित हुआ, लेकिन जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया बच्चे इसको जीत गया, इंडिया नहीं जीत पाया। ठीक है, तो एक ही बात दिमाग में रखनी है। तो किस वर्ष भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है? तो भाई 87 में किए, हाँ, 96 में भी किए, 2011 में भी किए। 1983 में हमने वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया था। 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने होस्ट किया? इंग्लैंड ने होस्ट किया। हाँ, ये बात सही कि हुआ इंग्लैंड में था और हम जीत गए थे। इंडिया इसको भी जीती थी। तो इंडिया आज तक 2 मेंस 50 ओवर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है। एक 1983 वाला और एक 2011 वाला। 2011 वाला हुआ भी इंडिया में था और हमने जीता भी था। 1983 वाला हुआ इंग्लैंड में था और जीता हमने था। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं, अगली चीज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलो भाई, आगे बढ़ें। तो बस थोड़ी-सी और एडिशनल बात मैं कर लेता हूँ। 2023 का जो होस्ट था वो इंडिया है, लेकिन एक प्रश्न पूछ लेता है भाई आयोग कभी भी, क्या कि आगे होने वाले जो वर्ल्ड कप, तो जो 2027 का 4-4 साल में होता है, 2027 का जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर है, वो कहां पर होगा? 3 देश, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, तो ये हैं भाई वो 3 देश जो अगला वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करेंगे। 2031 में वापस इंडिया में होगा, इंडिया के साथ-साथ बांग्लादेश को होस्ट है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक? चल पढ़ते हैं भाई। अमीर खुसरो, पुरंदर दास, फिर है भाई स्वामी हरिदास। ठीक है भाई, यहाँ पे स्वाह कट गया है, कोई बात नहीं। स्वामी हरिदास और तानसेन, कौन नवरत्नों में से एक है? सही जवाब है तानसेन। ध्यान से सुनेंगे। जब हम बात करते हैं अकबर, तो भाई 1556 से 1605 ये अकबर का शासनकाल का समय है, और अकबर के दरबार में नवरत्न यानी 9 जेम्स थे, और उनमें से ही एक थे तानसेन। लेकिन तानसेन का शुरुआती करियर बात करें तो सबसे पहले इनका ओरिजिनल नाम क्या है? इनका ओरिजिनल नाम है राम तनु पांडे। क्या नाम है? राम तनु पांडे। आप ऐसे याद रखें, यहाँ पे भी तान, और बाद में जो इनको टाइटल मिला तानसेन, तो तान तान। तो राम तनु पांडे को तानसेन का टाइटल दिया किसने? तो सबसे पहले ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह, इनके दरबार में ये म्यूजिशियन थे, और इन्हीं ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, और कई बच्चों को लगता है कि भाई अकबर ने दी है, गलत। रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने दी। आगे की बात करें तो आगे की बात यह है कि भाई फिर ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में गए, उसके बाद ये अकबर के दरबार में गए। ठीक है, 60 साल की उम्र में। सोचो, जिस समय, जिस साल दूसरों का करियर अंत होता है 60 वर्ष में, रिटायरमेंट की एज, उस टाइम पे ये अकबर के दरबार में म्यूजिशियन बने, और अकबर ने ही इनको उपाधि दी है मियां। तो मियां की उपाधि इन्हें किसने दी है? तो मियां की उपाधि अकबर ने दी है। तानसेन की उपाधि विक्रमजीत सिंह, मियां की उपाधि अकबर। इसके अलावा अकबर ने इन्हें एक और टाइटल दिया, संगीत सम्राट। क्या? संगीत सम्राट। तो संगीत सम्राट, तो संगीत सम्राट ये भी इनको अकबर के दरबार में ही टाइटल मिलता है। तो मियां और संगीत सम्राट ये अकबर के दरबार में मिले, और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने इनको क्या टाइटल दिया? तानसेन। अच्छा,
इसके अलावा बात करें तो तानसेन साहब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी किया जिसको हम कहते हैं तानपुरा। अब इसको याद रखना भी आसान है, तान और यहाँ पे भी क्या है तान, तो तान तान से आप याद रख सकते हो, नाम में भी तान था, रामतनु। इसके अलावा बात करें तो तानसेन साहब की जो समाधि है वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई, यहीं पर समाधि है। और मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित भी करती है, 5 दिनों का ये समारोह होता है। ठीक है, चल तो ये हमने पूरी बात कर ली जो महत्वपूर्ण बातें थी। आइए आगे बढ़ें। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो भाई इबोनी और महोगनी ये कहाँ पे मतलब किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इजी क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे वो चाहता तो कुछ डेप्थ में भी चला जाता, लेकिन वो डेप्थ में गया नहीं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, सबसे पहली बात इनको एवरग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे साल भर ग्रीन दिखते हैं। पूरे साल भर ग्रीन क्यों दिखते हैं? बचपन में भी आप पढ़ते थे, क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज होती है ना इन फॉरेस्ट में, उनका कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं होता कि जब वो एक साथ अपनी लीव्स गिरा दें, शेड कर दें। इसलिए किसी भी टाइम पर कुछ पेड़ गिरा देते हैं लीव्स और कुछ पेड़ों के पास ग्रीन लीव्स होती हैं। इसलिए ग्रीनरी हमको दिखाई देती है इन फॉरेस्ट में, क्योंकि सब एक साथ शेड नहीं करते। इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हो ये जो डार्क ग्रीन कलर है, यहाँ पे लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखो तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट में पाए जाते हैं। तो ये जो डार्क ग्रीन क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और अच्छी हाइट्स तक, 60 मीटर्स की हाइट तक ये जा सकते हैं। ठीक है भाई, चल तो ये कुल मिला के हमारी बात हो गई। मैंने थोड़ा सा एडिशनल डेटा आपके लिए और भी रखा है, तो अगर आपको कुछ एडिशनल चीज पढ़नी है तो देखो 60 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई हमने बात करी। वन के कुछ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ कौन से, जैसे एग्जाम ने तो इबोनी और महोगनी पूछा, लेकिन अगर वो चाहता तो थोड़ा सा और भी पूछ सकता है, जैसे शीशम हो गया या रबड़ हो गया, है ना, शीशम यानी रोजवुड हो गया, या रबर हो गया, या जिसे हम कहते हैं चिंचोना, है ना, या सिनकोना, तो भाई वो भी एक पेड़ है। तो कुल मिला के ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है अगली बार इबोनी महोगनी के अलावा इन पेड़ में से आ जाए कि वो शीशम पूछ ले, है ना, या दूसरा कुछ पूछ ले, रबर पूछ ले, तो वो दिमाग में आप रखिएगा। बाकी हमने डिस्कशन तो कर ही लिया है जो महत्वपूर्ण बात थी। आइए, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इससे हमको ये भी पता चलता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, वो हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि उनके ईयर्स और उनका क्या उद्देश्य था। ये दो चीजें एग्जाम में आ जाती है। अब ये पीएम आयुष्मान भारत योजना नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। पहला जो आपका थॉट होता है ना वो वहीं जाता है, क्योंकि एक बहुत फेमस स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, तो वो अलग है भाई, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं या आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं। वो 2018 में शुरू हुई थी। वो एक डिफरेंट स्कीम है जहां पर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस एक साल में गरीब परिवारों को दिया जाता है। आपने सुना होगा उसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक दूसरी स्कीम है। यहां पर क्या है? यह है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। यहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या हुआ बच्चे, असल में कोविड के बाद हमको ये रियलाइज हुआ, इनफैक्ट कोविड के दौरान कहें ज्यादा उचित होगा, हमको ये रियलाइज हुआ कि हमारे देश में हॉस्पिटल्स की जो अवेलेबिलिटी है और उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्ट है। अगर कोई पेंडेमिक आ जाता है तब हम लोग कितने सारे लोगों को खो दिए। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी आपने जरूर सुनी होगी 2020-21 के टाइम पर, विशेष रूप से 2021 में जब सेकेंड वेव आई थी और हॉस्पिटल्स की कमी, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इंसिनरेटर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को भी चीज रियलाइज हुई कि अब हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत ध्यान देना है, और इसलिए बड़े स्तर पर फिर हॉस्पिटल्स पर निवेश करने का सरकार का मन था, और इसलिए ये योजना 2021 में शुरू की गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन है। चल, तो एक बार मैं आपके सामने रीड भी करता हूं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में मोदी जी ने इसको वाराणसी उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था। बाकी मैंने इसका उद्देश्य क्या है वो बता दिया। चलो भाई आगे देखें। यस सर, आगे वाली बात क्या है? भारत द्वारा अल्प विकसित देश या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंग्लिश में बोलते हैं, एलडीसीज के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना की घोषणा कब की गई थी? यानी ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस की घोषणा कब की गई थी? अब देखो क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, नाम से ही दिख रहा है वो लीस्ट डेवलप्ड है। विशेष रूप से हम देखते हैं अधिकतर ऐसे देश अफ्रीका में पाए जाते हैं, और इन देशों में वैसे भी ज्यादा कुछ इकोनॉमी है नहीं अच्छी। वहां पे लोग अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए हैं, गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कुपोषण हो गया,
ऐसी स्थिति में इन देशों की मदद करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनकरेज करता है जो डेवलपिंग नेशंस हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं कि भाई आप इनसे, इन देशों के लोगों से सामान खरीदो और कोई ड्यूटी मत लगाओ जब इन्हें इंपोर्ट करो। यानी इसका ये मतलब है कि भाई कोई लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, मान लो वहां से कोई सामान आ रहा है तो हम लोग उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो वो महंगा हो जाएगा, है ना? आयात शुल्क लगा देंगे तो वो महंगा हो जाएगा, जिसके वजह से भारत के अंदर कम बिकेगा क्योंकि अब वो महंगा हो गया। इसलिए क्या बोलता है यूनाइटेड नेशंस कि भाई दूसरे जो देश हैं वो इन देशों के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं ताकि ये देश जीरो इंपोर्ट ड्यूटी या बहुत नामात्र इंपोर्ट ड्यूटी पर इंडिया के अंदर आ जाएं, जिसकी वजह से इनका खरीदारी आसान हो, क्योंकि सस्ते ही रहेंगे तब खरीदारी आसान होगी। ठीक है भाई, तो कुल मिला के 2008 की ये गवर्नमेंट की योजना थी। हालांकि ऑपरेशनल होने में कुछ साल लग गए, 2012 में अच्छे से ये ऑपरेशनल हो पाया। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये स्कीम है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 2008 में इसको शुरू किया गया। ये मैं आपके सामने कुछ लिस्ट रखा हूं, क्या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की ये लिस्ट है आपके सामने। हालांकि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसकी लिस्ट में थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, कभी यूनाइटेड नेशंस किसी देश को यहाँ पे बढ़ा देता है, कभी घटा भी देता है, लेकिन मोटा मोटा यही देश है, जैसे बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चैड, कोमोरो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एंट्रिया, इथियोपिया, गैम्बिया, गिनी, गिनी बिसाओ, लिसोथो, लिबेरिया, मेडागास्कर वगैरह वगैरह। तो इन देशों के लिए हमने बोला कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ ले आए उनके प्रोडक्ट्स को इंडिया में। चल, 2008 की योजना। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? सिंपल क्वेश्चन। अब देखें, कुछ हमने क्या देखा कि जैसे अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वाला जो क्वेश्चन था रिलेटिवली टफ था, क्योंकि यहाँ पे आपसे बहुत पुरानी चीज एग्जामिनर ने पूछी, तो मैं बिल्कुल इसको मॉडरेट से हार्ड स्तर का क्वेश्चन मानता हूं। जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो है सो है, लेकिन ये क्वेश्चन महा इजी क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 क्या हुआ? हमारा संविधान अपनाया गया। ये कहानी शुरू कहां से हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो आयोजित हुई, है ना? और उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया संविधान बनाने में, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया। जब आपके पास समय हो, आप 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का ही समय। और जब ये संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया तो इसे अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया, और इसीलिए इस तिथि को हम लोग अभी तक लॉ डे यानी कानून दिवस के रूप में ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन 2015 में केंद्र सरकार ने बोला कि अब से हम लोग इसको संविधान दिवस के रूप में भी ऑब्जर्व करेंगे। तो 2015 से 26 नवंबर को लॉ डे के अलावा अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, यानी संविधान दिवस के रूप में भी हमको जानते हैं। अब ऐसा क्या हुआ भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे अचानक ही 2015 में? क्योंकि 2015 में बी आर अम्बेडकर साहब, जिनको कहा जाता है ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर साहब के जो जन्म तिथि है, जन्म दिवस है, जन्म का जो वर्ष था, हम कहें कि उससे 125 साल हो गए। असल में बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, और 2015 में 125th बर्थ एनिवर्सरी उनकी ऑब्जर्व की गई। ठीक है, इसीलिए तब ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे इस वर्ष से हम लोग मनाएंगे। चलो, तो भाई कुल मिला के मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बात थी वो बता दी है। 26 नवंबर इस प्रश्न का सही जवाब। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतर जनसंख्या वृद्धि का कारक होता है या कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि का? ठीक है, यही बोला है ना, जनसंख्या वृद्धि का कारण। चलो ठीक है, पानी की कमी में कमी, रिडक्शन इन दी स्केर्सिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा? जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पानी की जो कमी है, क्या उसमें कमी आएगी? पानी की कमी तो और बढ़ेगी। सोच के देखो, मतलब ये थोड़ी सी लैंग्वेज स्टेटमेंट की ऐसी थी कि शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। भाई पॉपुलेशन बढ़ी तो जो पानी की कमी पहले से चल रही थी वो कमी में अब वृद्धि होगी, अब कमी और ज्यादा होगी, क्योंकि लोग बढ़ गए तो ज्यादा पानी चाहिए तो कमी बढ़ेगी। तो रिडक्शन नहीं होगा, उल्टा इंक्रीज होगा स्केर्सिटी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। लैंड और अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रेशर में आएंगे, बिल्कुल भाई लैंड पर प्रेशर आएगा, और जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं भले ही वो रिन्यूएबल हैं उन पे भी तो प्रेशर आएगा, है कि नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि भाई हमने बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन फिर भी तो उस पर प्रेशर आएगा, क्योंकि अब आपको और डैम्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, और बिजली उत्पादन करने के लिए पानी से और डैम्स क्रिएट करने पड़ेंगे।
सोलर पावर के लिए आपको भले ही सनलाइट अवेलेबल है, अबंडेंट है, रिन्यूएबल है, लेकिन अब आपको और ज्यादा सोलर पार्क, सोलर पावर प्लांट्स स्थापित करने पड़ेंगे, सोलर पैनल बनाने पड़ेंगे, तो भाई प्रेशर तो आएगा। वन क्षेत्र में वृद्धि थोड़ी ना हो जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने से, और पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भंडारण भी नहीं होंगे, इनफैक्ट कम होंगे। तो कुल मिला के तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, तो मैं इसको अगेन इजी क्वेश्चन की लिस्ट में रख रहा हूं, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चल आगे देखो, जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों से मिलान करें। ठीक है भाई, मिलान कर देंगे। सबसे पहले ताजुल मासिर, खजैन उल फतूह, तारीख फिरोज शाही या तारीख मुबारक शाह। हम लोग ये हिस्ट्री की क्लास में पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ताजुल मासिर। ये बच्चे जो ताजुल मासिर किताब है ना, ये फर्स्ट ऑफिशियल अकाउंट है किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत आप सब जानते हैं, मध्यकालीन भारत में एक टॉपिक 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत चली। तो ये 1206 से 1526 में कई सारे इतिहासकार आए, उनने दिल्ली सल्तनत के बारे में कई चीजें लिखी, लेकिन सबसे पहले किसने पुस्तक लिखी? तो सही जवाब है हसन निजामी। तो ताजुल मसीर वो सबसे पहली पुस्तक है जो दिल्ली सल्तनत पर लिखी गई, और सबसे पहले लोगों पर ही लिखी गई होगी दिल्ली सल्तनत के, बिल्कुल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, तो इनके ऊपर ये पुस्तक है, इनके प्रशासन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही लोग थे ना। कुल मिला के ताजुल मसीर हसन निजामी ने लिखी है। तो ए का सही जवाब क्या हो गया? 2। तो अब देखो ए का 2 किसमें? सिर्फ इसी में है। तो सी स्टेटमेंट का सही जवाब है, लेकिन हम और एनालाइज करेंगे। खजैन उल फुतूह, तो ये किसने लिखी है? असल में खजैन उल फुतूह का अगर आप मतलब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। खजैन मतलब यहाँ पे खजाना, और फुतूह मतलब है विक्ट्री। तो ये क्या है? विक्ट्रीज का खजाना है ना। तो ट्रेजर ऑफ विक्ट्रीज, विक्ट्रीज का खजाना, यानी यहाँ पर जो राइटर हैं उनने बहुत सारी विक्ट्रीज के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। तो ये बेसिकली लिखी गई है आमिर खुसरो जी के द्वारा, और आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत के अभियान किए, साउथ इंडियन कैंपेन्स, बहुत सारे दक्षिण भारत के जो उस समय के राज्य थे उन पर अटैक किया, जैसे मदुरै, जैसे वरंगल वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी संपत्ति भी प्राप्त की। तो उन अटैक्स के बारे में, जो साउथ इंडियन कैंपेन्स अलाउद्दीन खिलजी के, उनके बारे में आमिर खुसरो ने इस पुस्तक में लिखा है। तो खजैन उल फुतूह मतलब क्या है? तो जो फतेह है, जीत का खजाना, तो ये आमिर खुसरो। तो बी का सही जवाब क्या हो गया भाई? 4। तो बी का 4 इसमें ही होगा, वो तो अब क्योंकि ये सी है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही ऑप्शन से देख लिया। तारीख फिरोज शाही, अब ये जो तारीख फिरोज शाही पुस्तक है भाई, ये दो लोगों ने लिखी है। तो सेम नाम है, वैसी दो पुस्तकें हैं। तो मैं फिर बोलता हूं, अपनी बात रिपीट करता हूं, तारीख फिरोज शाही नाम की दो पुस्तकें हैं जो दो अलग अलग लोगों ने लिखी है, बस पुस्तक का नाम सेम है। एक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी, तो देखें, हाँ भाई, तो सही जवाब है सी का 3, सी का 3 बिल्कुल। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही एक और व्यक्ति ने लिखी है, तो शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। अभी मैं आपको एक जगह पे ये मौजूद दिखा दूंगा, एक मैंने आपके लिए स्लाइड क्रिएट की है ताकि आपको एक जगह पे सब मिल जाए। तो शम्स ए सिराज अफीफ, उन्होंने भी तारीख फिरोज शाही लिखी है। फिर है तारीख मुबारक शाह, तो एक सैयद वंश आया था। ठीक है, सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ते हो सबसे पहले गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो जो चौथा वंश है सैयद वंश, उसमें एक रूलर थे सैयद मुबारक शाह, और उनके ही रूल के दौरान एक बुक लिखी गई है याया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा, और बुक का नाम है तारीख मुबारक शाही। तो लिखी किसने है? याया बिन अहमद सरहिंदी। बुक का नाम क्या है? तारीख मुबारक शाह। ये एकमात्र लिटरेरी सोर्स है सैयद वंश को जानने का। अगर ये किताब नहीं होती तो सैयद वंश के बारे में कोई दूसरी और किताब ही नहीं है। ठीक है, चले, तो भाई डी का सही जवाब क्या हो गया? 1। तो कुल मिला के यहाँ पे मौजूद है। ये आपके लिए स्लाइड है, ये इंग्लिश वर्जन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एडिशनल स्लाइड मैंने रखी है, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, और महत्वपूर्ण पुस्तकों को किसने किसने लिखा वो भी बता दिया। तो रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाए उसके लिए मैंने ये स्लाइड भी डाल दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी सीमा को साझा नहीं करता है? ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर? भूटान और पश्चिम बंगाल नहीं। तो मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई भूटान की सीमा किससे लगती है? राज्य से, भारतीय राज्य से, और किससे नहीं लगती है? तो किससे नहीं लगती है वो अगर आपको मालूम है तो आप बना लोगे क्वेश्चन। अब ये तो इसलिए इजी स्तर का क्वेश्चन है क्योंकि स्टैटिक जीके में एक टॉपिक होता है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, और उस टॉपिक में मैं भी ये चीज पढ़ाता हूं कि भाई कौन सा जो हमारा भारतीय राज्य है वो किस
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। तो भूटान से टच होते हैं कौन-कौन से राज्य? 4 राज्य टच होते हैं और कोई रटने वाली बात नहीं है। अगर आपको मैप अच्छे से दिमाग में फिट है तो आपको रटना नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका सिक्किम और ये हो गया आपका भूटान। ये हो गया भूटान। अब ध्यान दो, तो अगर आपके दिमाग में मैप अच्छे से फिट है तो ये बड़ा ईज़ी क्वेश्चन है, क्योंकि भूटान से लगता है सिक्किम और इधर लगता है अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर आप नीचे जाओगे साउथ में, तो भूटान से साउथ में लगता है इधर असम और इधर से लगता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल शुरू यहाँ से होता है, लेकिन फिर वो नेक उसका जो है ना, वो बहुत पतला सा एक कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल का जो ऊपर तक एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल भी टच करता है। कई सारे बच्चों को पश्चिम बंगाल में ही डाउट होता है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी एक इमेज बनी रहती है कि भूटान तो ऊपर है, पश्चिम बंगाल तो बहुत नीचे टच नहीं करता होगा, लेकिन करता है क्योंकि ये यहाँ तक जाता है। तो कुल मिला के 4 राज्य हो गए। अब हमने देख लिए 4 राज्य, हमको कुछ रटना नहीं है, अब हमको देखना है कि कौन-सा राज्य इसमें नहीं था। तो पश्चिम बंगाल टच करता है, हाँ, अरुणाचल टच करता है, हाँ, असम टच करता है, हाँ। कौन टच नहीं करा बच्चे? मेघालय टच नहीं किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? भूटान को मेघालय टच नहीं करता है ना? तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि भाई भूटान को मेघालय टच नहीं कर रहा। ये है मेघालय, अच्छे से देखो। और पश्चिम बंगाल और असम ने भूटान को टच कर दिया, मेघालय तो नीचे है। तो ये इसका सही जवाब है। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखो, ये शिफ्ट कब की है? 2024 की। 2024 की शिफ्ट में क्या पिछले साल का करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स बिल्कुल रिकमेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप जेन्युइन क्वेश्चन बोलोगे, यहाँ पे आप आलोचना नहीं कर सकते एसएससी की कि बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा। तो 2024 की कुछ अन्य शिफ्टों में करंट अफेयर्स 2 साल, 3 साल, 4-4 साल पुराने पूछ लिए गए, ये बात सत्य है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जेन्युइन है। अब देखें, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर साहब कौन है? लता मंगेशकर, आशा भोसले, उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, दीनानाथ मंगेशकर। ये अपने ज़माने के एक्टर और एक्टर के साथ-साथ गायक भी थे, ठीक है? और इनकी जो बेटियाँ हैं, भई उनको कौन नहीं जानता, लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, भारत रत्न सम्मान भी उनको मिला वर्ष 2001 में। ये भी प्रश्न आता है वैसे, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग यहीं पर फोकस करते हैं वापस। तो लता मंगेशकर जी इनकी ही पुत्री हैं। अब जो दीनानाथ मंगेशकर जी के नाम पे पुरस्कार है, वो 2023 का भाई किसको दिया गया? तो पंकज उदास साहब को दिया गया। पंकज उदास साहब के अलावा बात करें तो भाई उस वर्ष विद्या बालन, आशा भोसले यानी दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी, तो भाई कितना गर्व की बात है कि दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी अपने ही पिता के नाम पर स्थापित एक पुरस्कार प्राप्त कर रही है, उनके लिए कितनी गर्व की बात। तो विद्या बालन, आशा भोसले और पंकज उदास, ये 2023 के नाम हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि आप याद रखें, क्योंकि आप जब पेपर दोगे आपके लिए ये भी डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2025 का किसे? तो कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, तो इनको 2025 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अनाउंस किया गया है, क्योंकि इनने जो ग्रोथ अपने इंडस्ट्रीज में, फील्ड में हासिल की है, उसको सम्मानित करते हुए। ठीक है भाई? तो हमने ये पूरी बात समझ ली है। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला 2025 का दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है? अब देखो, 2024 में 2023 का क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है, लेकिन सर इस क्वेश्चन को हम लोग किस स्तर पे रखेंगे? इसका लेवल क्या है? क्या ये ईज़ी है? क्या ये मीडियम है? या मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है या हार्ड है? अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ये मॉडरेट से ईज़ी स्तर का क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है, तो जो पहला ऑप्शन है ऑक्ट्रोई, भाई उसने पूछा 2023 में कौन सी चीज़ बढ़ गई है? डायरेक्ट टैक्स। ऑक्ट्रोई पहली बात तो अब है ही नहीं, क्योंकि जब से जीएसटी आया है 2017 से, तो बेटा ये ऑक्ट्रोई खत्म हो गया है। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात करते हैं, ठीक है? दूसरी बात करते हैं, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, इसमें बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है? ये सही बात है। इस पे हम लोग बाद में आएँगे। कमर्शियल टैक्स की बात करते हैं। जो कमर्शियल टैक्स होता है ना, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये भी लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि भाई क्वेश्चन ने साफ पूछा है डायरेक्ट टैक्स कौन-सा जिसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये और ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया। इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन दिखता है कि तो हार्ड स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ के आपने चीज़ें इकोनॉमी पढ़ी थी, टैक्स वाला आपने जो चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, तो ऑक्ट्रोई और कमर्शियल तो आप एलिमिनेट कर दिए। अब बचा क्या? कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे कन्फ्यूजन होना बिल्कुल जेन्युइन है। और एक और कमाल की बात बता दूं कि भाई 2023 के बजट में ये पाया गया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स दोनों ही बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी बढ़ा, इनकम टैक्स भी बढ़ा। अब ज्यादा कौन सा बढ़ा? अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको और ज्यादा समझ का इस्तेमाल करना था। ये बेसिकली पोस्ट पैंडेमिक वाला समय था।
और पोस्ट पेंडेमिक हम देखते हैं कि भाई पेंडेमिक जब आया बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे बिजनेसेस इंडस्ट्रीज ठप हो गए। ऐसी स्थिति में जब वापस सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ, बिजनेसेस इंडस्ट्रीज खुले, तो इनकम टैक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा। इसमें भी वृद्धि हुई थी, लेकिन इसमें वृद्धि उससे भी ज्यादा हुई थी, इसलिए सही जवाब है पर्सनल इनकम टैक्स। तो पोस्ट पेंडेमिक एक तो इनकम्स वापस रिज्यूम हुई, ठीक है, तो हमने देखा कि इनकम टैक्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई, प्लस कंप्लायंस भी अच्छा था, पालन भी अच्छे स्तर पे हुआ। तो 20 का सही जवाब। आओ, वह संगठन जिसका नेतृत्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, यानी दी ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। तो जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 148, तो आर्टिकल 148 जब आप भारतीय संविधान का पढ़ते हो, आपने मुझे आशा है पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो यहीं पर सीएजी के पद की स्थापना है। पहले सीएजी कौन रहे? तो वी नरहरि राव। वी नरहरि राव ये पहले सीएजी रहे। वी नरहरि राव पहले सीएजी रहे, ठीक है, फर्स्ट। और अगर मैं कहूं कि वर्तमान सीएजी कौन है बच्चे, करंट सीएजी कौन है आज 2025 में फिलहाल बात करें तो सीएजी हमारे सामने कौन है? तो के संजय मूर्ति साहब ये वर्तमान में सीएजी है। सही बात। सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी का काम है भाई ऑडिट करना। क्या ऑडिट करना? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना कि भाई कितना आप खर्चा कर रहे हो, क्या वो खर्चा जेन्युइन है, क्या आप महंगी चीजें तो नहीं खरीद रहे हो, क्या भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है कि आप दिखा ज्यादा खर्चा रहे हो, उतना खर्चा है नहीं, ठीक है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान क्या हुआ कि बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हाई दाम पर खरीदा हुआ दिखाया गया और करप्शन बहुत हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब इनका काम होता है। अच्छा, अब जब आप आर्टिकल 148 देखते हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ये हेड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया बी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के ये हेड होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाली भी है कि संजय मूर्ति वर्तमान में आपके नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़े। चलो, ओजोन परत द्वारा किस प्रकार का विकिरण अवशोषित किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर? स्कूल लेवल के बच्चे आपको बता देंगे और आपने बड़ी ऊपर ऊपर से भली तैयारी की है तब भी आपसे बन जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है भाई? O3। और कहां पर मौजूद होता? तो स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में ये मौजूद होता है, सही बात है। तो ओजोन भाई O3 और स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में है, ठीक है। एक और बात करें तो किस प्रकार की रेस को ब्लॉक करता है? यूवी रेज। और ये ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमंस बहुत हार्मफुल है ना, बहुत हार्मफुल है। स्किन को विशेष रूप से हार्म पहुंचाती है, इनफैक्ट स्किन कैंसर भी इससे हो सकता है। अभी जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सन से निकल रही हैं, इसके भी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एक होता है यूवीए और एक होता है यूवीबी। और ये जो यूवीबी है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है यूवीए की तुलना में, ठीक है। और जो हमारा ओजोन लेयर है वो यूवीए को भी रोकता है, यूवीबी को भी रोकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई ओजोन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में होना बहुत जरूरी है यूवी रेस से बचाव के लिए। बीच में आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए भाई बहुत जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाई गई, बहुत सारे देश मिले, क्योंकि यूवी रेज अगर पहुंच जाती हैं और जो पहुंच रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि भाई अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी विकिरण है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल डेटा मैंने आपके लिए रखा है कि ओजोन लेयर 97.99% जो यूवी बी रेडिएशन जो बहुत हार्मफुल है उसको आने से रोकता है, ठीक है। बाकी जो चीजें थी महत्वपूर्ण मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी। और भाई प्राचीन भारत का एक शहर है जिसका नाम है वल्लभी, ये 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक किस राजवंश की राजधानी थी? तो जब हम लोग बात करते हैं वल्लभी, तो हम लोग इसको हिस्ट्री क्लास में पढ़ते भी हैं कि जैन परिषद आयोजित हुआ था। जैसे आपने सुना होगा बौद्ध परिषद, वैसे जैन परिषद। तो जैन भिक्षु मिले। पहला जैन काउंसिल कहां पर हुआ? सुनते रहिए, पाटलिपुत्र में पहला जैन काउंसिल हुआ। और दूसरा जैन काउंसिल, दूसरा जैन काउंसिल यानी दूसरी बार बड़े स्तर पर जब जैन भिक्षु मिले तो वो कहां पर मिले? वल्लभी, गुजरात में ही मिले। और जो पहला जैन काउंसिल था जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, तब मौर्य वंश के शासकों ने उसको स्पॉन्सर किया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर जब जैन भिक्षु इकट्ठे हुए, बहुत महीने तक वो रुके, बहुत उनने धार्मिक ग्रंथों की रचना शुरू की, तो कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए ना इतने सारे लोगों का खाना पीना रहना देखने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पर मौजूद थे, ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे मौजूद थे, इनने स्पॉन्सर किया। लेकिन जो दूसरा जैन काउंसिल हुआ वल्लभी, गुजरात में, तो बेटा मैत्रक वंश के शासक, मैं इसे क्लास में पढ़ाता भी हूं कि मैत्रक वंश के शासक मौजूद थे जिनने स्पॉन्सर किया। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मैत्रक वंश।
तो आइए मैं यहाँ पे आपको मैप भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये मैत्रक वंश जो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा और यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लर है, कोई बात नहीं। वल्लभी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं। ये जो ब्लू कलर का एरिया ये है मैत्रक वंश और यहाँ पे ये वल्लभी लिखा हुआ है, तो ये इनकी राजधानी थी। ठीक है भाई? चलिए, तो ये मैंने आपको बात बता दी, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जैन काउंसिल में कौन अध्यक्ष थे? देखो, एक होता है स्पॉन्सर, कोई राजा महाराजा जो पैसा खर्च कर रहे हैं इतने सारे जैन भिक्षुओं के रहने खाने की व्यवस्था के लिए, लेकिन कोई ना कोई उन जैन भिक्षुओं का अध्यक्ष भी होगा जो पूरा सभा आयोजित करेंगे, कंडक्ट करेंगे कि हाँ अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। कोई अध्यक्ष चाहिए ना, तो अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण। तो देवर्षि क्षमा श्रमण ये अध्यक्ष थे सेकंड जैन काउंसिल के। संरक्षक मैत्रक शासक है, वल्लभी गुजरात में हुआ। और इसी जैन काउंसिल में फिर जैन धर्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जैसे ईसाई धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबल, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सबसे पवित्र है, इस्लाम में कुरान और हिंदू धर्म में वेद। वैसे ही हम देखते हैं कि जैन धर्म में अंग और उपंग, तो अंग 12 हैं और 12 उपंग। इनका जो संकलन है, कंपाइलेशन है, वो पहले जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में शुरू हुआ था और दूसरे जैन काउंसिल में इनका संकलन खत्म हुआ। ठीक है? तो इसलिए लिखा है 12 अंग और 12 उपंगों का अंतिम संकलन कहां पर हुआ, कभी एग्जाम में आ जाए तो द्वितीय जैन परिषद में हुआ। चलिए आगे बढ़े। फिर क्या पूछता है भाई, जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो भाई ये भी इजी क्वेश्चन ही है। तो मुस्लिम, तो इस्लाम में हम देखते हैं शब ए बारात बेसिकली क्या है, जैसे आपने सुना होगा अलग अलग धर्मों के अलग अलग कैलेंडर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कैलेंडर आपने सुना होगा शक कैलेंडर, है ना, शक कैलेंडर, या इंग्लिश में बोलें तो साका कैलेंडर, जो भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है ना, बेसिकली हिंदू कैलेंडर है। एक और कैलेंडर आपने सुना होगा विक्रम कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर या विक्रम संवत, नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर, तो ये हिंदू कैलेंडर है। वैसे ही इस्लामिक कैलेंडर भी होते हैं, इस्लामिक कैलेंडर भी होते हैं ना, इस्लामिक संवत भी होते हैं। और इस्लामिक संवत के अनुसार जो 8वां महीना है वो कहलाता है शबान। जो 8वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर का वो क्या कहलाता है बच्चे? शबान। और इस 8वें महीने के इस्लामिक कैलेंडर के जो 15वीं रात होती है इस महीने में, मैंने क्या बोला? इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है शबान। इस शबान में जो 15वीं रात है तो वही होती है शब ए बारात। तो जो 15th नाइट होती है बेटा वही क्या होती है? शब ए बारात। माना जाता है, अलग अलग मान्यता है इस रात को लेकर कि भाई इस रात अगर कोई व्यक्ति ने जो भी पुराने पाप किए हैं तो वो यहाँ पे अगर वो माफी मांगता है, पश्चाताप करता है तो वो माफ हो जाते हैं। ये भी एक मान्यता है कि आपके आने वाले समय का जो किस्मत है, जो फेट है, वो इसी दिन तय होती है, शब ए बारात के दिन। ठीक है? तो एक ही इस्लामिक इवेंट है। चलो आओ आगे बढ़ें। जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, जिसमें राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन किया गया है? फियरलेस गवर्नेंस, तो भाई ये किसने लिखी है? ये लिखी है किरण बेदी जी ने। जब हम लोग किरण बेदी जी के बारे में बात करते हैं, आपने सुना होगा ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया है। मैं लिख देता हूं, बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। इनफैक्ट जब हम लोग छोटे थे तब बहुत सारी जो लड़कियां थी वो ऐसा बोलती थी कि भाई हमें किरण बेदी जैसा बनना है। उस समय हमको विशेष जानकारी इनके बारे में ज़्यादा नहीं थी। बस ऐसे ही सुनते थे कि भाई पहली फीमेल पुलिस ऑफिसर है, ऐसा आईपीएस इतना तब बहुत छोटे थे मालूम नहीं था। तो बड़ी बात है ना कि एक ऐसा प्रोफ़ेशन जिसके लिए ट्रेडिशनली ऐसी मान्यता है कि भाई पुरुषों का ही प्रोफ़ेशन है, उसमें ना सिर्फ़ एंट्री करना, बहुत अच्छा प्रशासन करना और बहुत अपने स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड काम करने के तरीके के लिए जानी गई। इसलिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का स्रोत। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। इसके अलावा बात करें हम तो हम ये भी देखते हैं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनी थी आगे जाके। कहाँ की? तो पुदुचेरी की। उपराज्यपाल भी बनी थी। जैसे हम देखते हैं कि राज्यों में कौन होता है? गवर्नर। तो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। तो ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं, अभी तो नहीं है। ठीक है? अभी तो कैलाश नाथन साहब हैं वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं, के कैलाश नाथन, लेकिन पहले एक टाइम पे ये थी। तो इनकी पुस्तक है भाई फियरलेस गवर्नेंस, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ठीक है? तो इन्होंने बिल्कुल एक निर्भीक प्रशासन किया। चलो आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर एक और पुस्तक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी पर लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी आ सकती है, प्लस स्टैटिक जीके में भी आपके सामने एक टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर्स, वहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है। तो एक बुक है, हाल ही में लॉन्च की गई, मैडम प्रेसिडेंट इस पुस्तक का नाम है। ये द्रौपदी मुर्मू जी पर बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। खुद द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं लिखी, ठीक है? जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, यंगेस्ट राष्ट्रपति भी हैं और हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी हैं।
तो इनके ऊपर लिखी गई है। किसने लिखी है? संदीप साहू। तो एग्जाम में आ सकता है। तो मैडम प्रेसिडेंट किस पर लिखी हुई पुस्तक है? द्रौपदी मुर्मू जी पर। किसने लिखी है? संदीप साहू जी। ये भी दिमाग में रखें। चल, तो आज हमने इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखा। मुझे आशा है कि इस एनालिसिस के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हुई होंगी, स्ट्रांग हुई होंगी। आपको पता चला होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है। और डरने की बात नहीं, हर साल बिल्कुल एवरेज बच्चे आपके ही जैसे इस पेपर को निकालते हैं। बस उनने क्या किया? सिलेबस पूरा किया, नोट्स बनाए, टाइम पे रिवाइज किया और पीवाईक्यू और मॉक लगाए। ये 5 चीजें जो बच्चा करता है, निश्चित रूप से वो सफल होता है। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं, ये भी बताइएगा। ओके, बाय-बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।